हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एसी सर्किट के एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर 2020 में आए क्वेश्चंस देखेंगे। देखो सीटी के क्वेश्चंस एक्चुअली अभी क्या होता है ना, अभी जो सीटी के एग्जाम्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे, तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हैं मतलब कि वो कंप्यूटर पे हो रहे हैं, तो जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम्स है उसमें शिफ्ट हो रहा है। 2020 में 16 शिफ्ट हुआ था सीटी में, ठीक है, सेम 2021 में भी तो 16 शिफ्ट हुआ था। तो मतलब हर चैप्टर से लगभग हर चैप्टर के एक ही ईयर के अंदर 50-50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आपने सिर्फ 2020 का ही प्रीवियस ईयर सीटी का कर लिया ना हर चैप्टर का, तो भी आपका कवर है, या सिर्फ 2021 का, हम दोनों डालेंगे, 2020 का भी 2021 का भी, सिर्फ इतना कर लिया तो इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है ना कि आप कवर कर लोगे पूरा, मतलब उसके अलावा कोई वेरिएशन बचेगा ही, ठीक है। तो हम सबसे पहला चैप्टर एसी सर्किट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो सीटी में क्वेश्चन क्या आया एसी सर्किट से, अ कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी। एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस क्या है 2 हेनरी। द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड फर्स्ट टू एन एसी सोर्स एंड देन टू एन डीसी सोर्स। देखिए जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर कुछ इस तरह वो वायर को ऐसे घुमा दिया, कॉइल कर दिया, ठीक है। तो इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, एल होता है, और उसका जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलो या रिएक्टेंस बोलो, जो उसका वैल्यू होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक है। तो क्या एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है पता है, एक्सएल इन एसी डिवाइड बाय एक्सएल इन डीसी का रेशियो बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डीसी होता है ना, डीसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, डीसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो एसी में तो एसी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो एसी के केस में तो एक्सएल का फॉर्मूला 2 पाई एफ इंटू एल आएगा, बट क्या डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, मतलब 2 पाई इंटू 0 इंटू एल होगा, तो मतलब 2 पाई एफ एल बाय 0, मतलब ऊपर कोई भी वैल्यू है, अगर नीचे 0 है तो क्या आप उसको इन्फिनिट बोलते हो, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो सीटी में इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही इजी सवाल था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो कैसा है ना, सीटी 2020 में 16 शिफ्ट हुआ था और लगभग एसी से 35 से 40 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनमें भी ना अगर मैं बात करूं तो उस समय तो सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब डिलीटेड वाला, उस समय डिलीट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डिलीटेड वाला। इस साल की सीटी में डिलीटेड टॉपिक्स है, तो मैं डिलीटेड टॉपिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो बस हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो डिलीटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर नॉन डिलीटेड पार्ट भी देखें तो नॉन डिलीटेड पार्ट भी 25 से 30 क्वेश्चन नहीं, ठीक है, एसी भी, ठीक है। देखते हैं इस समय क्या बोला है, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t. In what time the EMF will half of the maximum value if E starts from the 0. आपसे टाइम पूछ रहा है, एक्चुअली क्या पूछ रहा है, टाइम। सर कैसे करेंगे, देखो क्या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी दिया है इक्वेशन, क्या आपको बोल रहा है E की वैल्यू, EMF की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस E की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ कर दो, मतलब E नॉट बाय 2 कर दो, तो क्या E नॉट बाय 2 करोगे तो E नॉट बाय 2 इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्या E नॉट से E नॉट चटक गया, आपका चटका चटकी क्या होगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 आएगा, बराबर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, बराबर। साइन 30 की तो वैल्यू होता है 1/2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 6, कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी, जिस टाइम पर आपको निकालना है, और ये तो टाइम पीरियड हुआ कैपिटल टी, पाई बाय 6। क्या पाई से पाई चटक गया, तो क्या t की वैल्यू जो आएगी कैपिटल T बाय 2 इंटू 6 कितना होगा 12, तो मतलब t बाय 12 आएगा, मतलब ऑप्शन सी राइट है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, बस आपको जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है यहाँ वैल्यू रखना था E नॉट बाय 2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीटी में आया था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आपको ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी है जो एसी सोर्स का, उसका क्या दिया है 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। इस अप्लाइड
across a series combination resistor R and inductance √3/pi ohm। इसको अपन किसके बीच में अप्लाई किए? R रेजिस्टेंस में, और इंडक्टेंस की वैल्यू क्या दी? L इज इक्वल टू √3/pi हेनरी। ठीक है। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड EMF एंड करंट I इज 60 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना दिया है? 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ R इज। ठीक है, तो याद रखो जो फेज डिफरेंस आता है tan phi इज इक्वल टू, अगर 10 के टर्म में बोले tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC/R होता है। ये किसके लिए होता है? LCR के लिए। या यहाँ क्या आपको सिर्फ R और L के लिए पूछ रहा है, मतलब यहाँ आपको किसके लिए पूछ रहा है? RL के लिए पूछ रहा है। तो C को क्या करो? गायब कर दो, तो क्या XL/R आ जाएगा, बराबर। क्या tan आपको 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल टू XL/R। और क्या XL भी नहीं दिया हुआ है आपको, F दिया हुआ है, L दिया है, तो क्या XL को मैं लिख सकता हूँ 2πf इंटू L, क्योंकि XL का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा L के बराबर, बराबर। ओमेगा का वैल्यू 2πf, ठीक है, 2πfL/R। आगे इसको सॉल्व करो, तो क्या tan 60 का वैल्यू जो होगा वो √3 हो जाएगा। ठीक है, आपसे R की वैल्यू पूछा है 2π, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 इंटू L का वैल्यू क्या दिया है? √3/pi, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। क्या पाई से पाई चटक गया? ठीक है, क्या √3 से √3 भी चटक गया? क्या R का वैल्यू जो आया 2 इंटू 50 100 ओम, मतलब कि ऑप्शन डी डेली, राइट, बराबर। तो ऑप्शन डी राइट होगा। सर अगर हमेशा फेज डिफरेंस अगर बोलेगा तो आप tan phi रखना, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर EMF एंड करंट के बीच का पूछता है तो tan phi रखते हैं, और अगर पावर फैक्टर बोलता है तो उसको cos phi बोला जाता है, बराबर। cos phi को पावर फैक्टर बोला जाता है। और LCR सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस आएगा EMF और करंट के लिए वो XL माइनस XC/R होगा। अब क्या RL सर्किट है, क्या इसमें R और L सिर्फ है, तो XC को हटा दो। कल को अगर सर ये RC होता, तो अगर ये RC होता ना तो मैं XL को हटा देता, XC/R बोल देता, समझा क्या? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ कैपेसिटर एंड एन AC सोर्स इज ग्लोइंग विथ अ सर्टेन ब्राइटनेस। एक लैंप है जो किससे कनेक्ट है? कैपेसिटर से और एक AC सोर्स से, ठीक है, कैपेसिटर और AC सोर्स, मतलब उसको AC सप्लाई है, ठीक है। ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि एक लैंप है जो कैपेसिटर और AC सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा है कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी, अगर इसको मैं C कर दूं, C को जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी C जो है उसको मैं कम कर दूं, और जो AC की फ्रीक्वेंसी है उसको मैं क्या कर दूं? कम कर दूं, ये दोनों को कम कर दूं। ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप रिस्पेक्टिवली, तो आपको लैंप का जो ब्राइटनेस है, ये जो ग्लोइंग कर रहा है, इसका आपको बताना है। तो क्या XC का फॉर्मूला 1/ωc होता है। C को अपन कैपेसिटी बोलते हैं, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो क्या XC बढ़ जाएगा, बराबर, या फिर मैं C को कम करूं तो भी क्या XC बढ़ जाएगा, मतलब दोनों ही केस में XC क्या होगा? बढ़ेगा। और क्या अगर XC बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा, तो क्या करंट कम होगा? तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है? XC बढ़ रहा है, चाहे आप C को कम करो चाहे आप F को कम करो, XC क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर XC बढ़ रहा है तो I क्या होगा? कम होगा। तो ब्राइटनेस क्या होगा? दोनों ही केस में ब्राइटनेस भी क्या होगा? कम ही होगा। दोनों ही केस में ब्राइटनेस भी क्या होगा? वो भी कम होगा। मतलब चाहे आप C को कम करो चाहे आप फ्रीक्वेंसी को कम करो, दोनों केस में जो लैंप का ब्राइटनेस है वो रिड्यूस्ड होगा। इज रिड्यूस्ड, समझा?
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही इजी है, बट इसके ना हम लोग क्या करते हैं, इसका एमसीक्यू गलत कर देते, मतलब कि ऑप्शन देखने में गलत कर देते। इसलिए मैं क्वेश्चन होता तो मैं कराता भी नहीं क्वेश्चन, बट मैं इसके ऑप्शंस की वजह से आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बराबर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा होता है। ठीक है, देखो, व्हेन एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर सी, मतलब मैंने एक कैपेसिटर है उसके अक्रॉस अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया। ठीक है, ई, द ग्राफ ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल इज, आपको एक्सी वर्सेस एफ का क्या पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है। एक्सी को क्या बोलते हैं, सी क्या होता है, कैपेसिटी, एक्सी क्या होता है, कैपेसिटी रिएक्टेंस, ओम होता है इसका यूनिट, रेजिस्टेंस जैसा होता है, कैपेसिटर के लिए उसका रेजिस्टेंस एक्सी जैसा होता है, बराबर। तो एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई एफ इंटू सी। क्या पर्टिकुलर कैपेसिटर का सी कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, 2 बचपन से कांस्टेंट है, पाई भी बचपन से कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और क्या कोई भी ग्राफ, कोई भी इक्वेशन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब आपको लगेगा कि ग्राफ बी राइट है, आप तुरंत ऑप्शन बी टिक कर देते हो, गलत। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ग्राफ सी राइट है। ये तो ग्राफ के नंबर्स दिए हुए हैं, ऑप्शन तो उसके नीचे दिया हुआ है ना, ये सब ग्राफ के नंबर्स हैं, ऑप्शन क्या उसके नीचे दिया हुआ है। कभी कभी हम फटाफट में रहते हैं, हमको लगता है कि हमको आ रहा है और फटाफट में ये बी है और हम बी टिक कर देते हैं, जो कि गलत बात है। क्या ग्राफ जो ग्राफ मानता हूं मैं ग्राफ बी राइट है, बट क्या ये ऑप्शन बी में सी वाला ग्राफ दिया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी वाला ग्राफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बस मैं इसीलिए कराया क्योंकि इसमें थोड़ा ऑप्शन का भी होता है। कभी कभी किसी बच्चे को बेचारे को ऑप्शन ही नहीं समझता और कॉन्सेप्ट आता है, बराबर। तो आप कभी भी ऑप्शन देखा कीजिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम क्या दिया है, द LCR सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। वो बोल रहा है कि LCR का जो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है रिजेक्टर सर्किट एक्सेप्टर, बी दिया है रिजेक्टर सर्किट रिजेक्टर सर्किट, सी दिया है एक्सेप्टर सर्किट एक्सेप्टर सर्किट, डी दिया है एक्सेप्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट। ऑप्शन डी राइट होगा, बट कैसे होगा वो सुनो। अगर मैं सीरीज LCR सीरीज की बात करूँ ना, तो सीरीज में L C और R, मतलब L C और R। ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बोलूँ ना, पैरेलल में बनाना है ना, तो पैरेलल में क्या होता है पता है, L और C को अपन क्या कर देते हैं पैरेलल में, तो इसको सीरीज बोलते हैं LCR, इसको पैरेलल LCR। पैरेलल LCR में दोनों को पैरेलल किया जाता है, L को और C को। अब आप सुनो, जो सीरीज LCR का जो ग्राफ होता है, जो सीरीज LCR का ग्राफ होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो सीरीज LCR का ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। क्या इस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या करंट मैक्सिमम आता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या सीरीज LCR में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या है, करंट मैक्सिमम है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, क्या ए बी फ्रीक्वेंसी बाकी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इस वाली फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली, मतलब सीरीज LCR में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी को ले लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो सीरीज LCR की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस पर क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी सब फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब सीरीज वाला जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्सेप्टर सर्किट होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि जो पैरेलल का ग्राफ होता है I वर्सेस F का, पैरेलल का I वर्सेस F का ग्राफ ऐसा होता है। तो पैरेलल की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, पैरेलल की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस पर क्या होता है, I मिनिमम होता है।
तो क्या आई मिनिमम होता है तो जेड मैक्सिमम होगा इम्पीडेंस, ठीक है। मतलब एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस, जैसे अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, वैसे ही एलसीआर सर्किट के रेजिस्टेंस को अपन जेड बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, बराबर। मैं ये बोल रहा हूँ कि पैरेलल में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा उसका आई मिनिमम होगा, तो अपन बाकी सारे आई को ले लेंगे, बाकी सारे फ्रीक्वेंसी के आई को ले लेंगे, सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आई बहुत ही कम होता है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सीरीज वाले को एक्सेप्टर सर्किट और पैरेलल वाले को रिजेक्टर सर्किट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एमएसटी 2020 में आया। ये एक्चुअली थ्योरेटिकल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक्चुअली थ्योरेटिकल नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इसमें क्या बोला है, इन सीरीज एलआर सर्किट एंड सीरीज आरसी सर्किट, ठीक है, सेम करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। एक एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट मतलब सर कैसा, ऐसा एल हो गया, और एक आरसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है? दूसरा एक है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब ऐसा, ठीक है। सेम करंट इज फ्लोइंग इफ द frequency of EMF of AC is increased for both the circuit, the impedance will। ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इंपीडेंस क्या होगा, LR और RC सर्किट। पहली बात तो इंपीडेंस क्या होता है पता है, Z होता है। जैसे कि Z की वैल्यू क्या होती है पता है, Z को अपन इंपीडेंस बोलते हैं। जैसे कि LCR के लिए Z की वैल्यू थी XL - XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्या है, LR सर्किट बोल रहा है, तो LR के लिए क्या होगा, L रखो, R रखो, C को गायब कर दो, तो LR के लिए हो जाएगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। RC के लिए क्या हो जाएगा, C रखो, L को गायब कर दो, रूट ऑफ XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। अब मुझे आप एक बात याद रखो, रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओ या, देखो पहले कंडीशन में LR/RC में सेम करंट बह रहा था, तो फर्स्ट केस में क्या है कि दोनों में सेम ही फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से LR में जो R है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RC में जो R है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होगा सर, हाँ लेकिन LR में L तो है ना, तो क्या L जो होता है XL LR का रिएक्टेंस क्या होता है, LR के लिए अगर वो बात करें तो LR में अगर L की बात करें तो L क्या होता है, XL होता है। L का जो रिएक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, XL। L सेल्फ इंडक्शन होता है, उसका रिएक्टेंस क्या है, XL = ओमेगा L। क्या आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, क्या ओमेगा को 2 पाई FL लिख सकते हो? क्या आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर लो तो क्या XL इंक्रीज होगा, रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर XL इंक्रीज होगा तो Z की वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी। सर R कुछ होगा नहीं, R को कुछ भी नहीं होगा, R क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं। फिर अगला देखते हैं, तो पहले याद रखो कि LR सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो इंक्रीज होगा, तो मतलब इंक्रीज किस में दिया, इंक्रीज इन बोथ साइड। तो ऑप्शन बी तो गया, ऑप्शन डी भी गया, क्योंकि डिक्रीज तो होता नहीं LR में और डिक्रीज इन LR नहीं होगा, ए आएगा इंक्रीज। अब ए और सी बचे, ठीक है। XC का चेक करते हैं, क्या XC जो C होता है ना, C जो कैपेसिटर होता है, RC सर्किट के लिए क्या आएगा, RC सर्किट के लिए क्या आएगा, इधर देखो, RC सर्किट के लिए क्या कैपेसिटर आएगा, बराबर। R को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क किसको पड़ेगा, C को। C क्या होता है, कैपेसिटी, उसका रिएक्टेंस क्या होता है, XC क्या होता है, 1/ωc। क्या फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो XC क्या होगा, कम होगा, और अगर XC कम होगा तो क्या इसका इंपीडेंस भी कम होगा, क्योंकि R को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंपीडेंस किस में इंक्रीज होगा, LR में इंक्रीज होगा और RC में डिक्रीज होगा, मतलब ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा। याद रखो कभी भी रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है, जबकि XL और XC डिपेंडेंट होता है, बराबर। सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस होता है उसको XL बोलते हैं, कैपेसिटी का जो रिएक्टेंस होता है C का उसको अपन XC बोलते हैं। तो XL और XC फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर जाते हैं, जबकि R फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन में क्या होगा।